नमस्कार प्यारे साथियों। नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रणजीत सिकंदर आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, नया विषय लेके आया हूँ। वो है हिंदी। जो हमारे रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये कारगर या उपयोगी सिद्ध होगा। इस विषय में हम सबसे पहले एसआई के जो बच्चे हैं वो भी ध्यान दे सकते हैं। ये जो विषय है ये बहुत ही अच्छा, और समझने के बाद आप में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहने का कोई चांस नहीं रहता है इसमें। तो समझने के लिए हमने सबसे पहले आपको रेगुलर ये क्लास देखनी होगी, जिसमें हम काफ़ी सारी क्लासें अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले अपनी हिंदी में जहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं वो है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो इस हिंदी भाषा का उद्भव यानी हिंदी को हिंदी नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आई, इसका प्राचीनतम इतिहास क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी पहली क्लास हिंदी भाषा का बिल्कुल बेसिक और मूलतः ज्ञान होगा। इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ और ये कहाँ से विकसित होकर अपने भारतीयों के जहन में उतरी। तो सबसे पहले अपने चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा, छोटी सी सारांश है हमारा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास का टॉपिक है हमारा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने के प्रत्येक एग्जाम में चांस रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने ये पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कहाँ से होता है। ये हमारी प्राचीनतम जो विधियां हैं उसके द्वारा हम देखेंगे कि इस प्रकार किस प्रकार से इस भाषा का विकास होता है। तो सबसे पहला हमारा जो ये टॉपिक है इसको आराम से पढ़ेंगे, और यहाँ पर मैं बेसिक बेसिक हिंदी की डीपली कुछ बातें हैं वो भी करूँगा, बेसिक भी करूँगा। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम यहाँ देखें कि जो हिंदी है वो सबसे पहले दो रूपों में पाई जाती थी। हिंदी को लिखने का जो तरीका था वो आज भी दो रूपों में कुछ लोग लिखते हैं। आप देखिए यहाँ पे हिंदी मेरा जो लिखने का पहला तो तरीका था वो इस प्रकार से है, और इसका दूसरा जो तरीका है वो इस प्रकार से है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला हमारा तरीका ये है और दूसरा हमारा ये तरीका है। इसमें खास अंतर ये है कि यहाँ जो हिंदी लिखा हुआ है इसमें एक में तो आधे न यानी हलंत न का प्रयोग हुआ है, और दूसरे में इस हलंत न का प्रयोग नहीं जबकि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। दो प्रकार से मैंने हिंदी लिखा है। आप हिंदी ही नहीं, कुछ और भी शब्द ऐसे हैं जिनको आप दो प्रकार से लिख सकते हो। मैं एक और उदाहरण के साथ इस बात को स्पष्ट करूंगा कि हमारे सामने एक और उदाहरण है। मैंने लिखा यहाँ पे दिनांक, ये दिनांक लिखा मैंने यहाँ पे, और इसी को मैं एक नए तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, या इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट करके लिखूँ तो कई जगह आपको पुरानी गज़लें या कविताओं में या किसी प्रकार के अखबार में आपको इसको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं मेरे लिखने के। एक तो मैं अनुस्वार का ज़्यादा प्रयोग करूँ, और दूसरा मेरा तरीका है कि अनुस्वार नहीं, बीच में इस प्रकार का आधा वर्ण कोई डाल दूँ। पहला तरीका और दूसरा तरीका हमारा ये दोनों सेम ही बात है। तो चलिए हम पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ तो अनुस्वार लगाना है और कहाँ पंचमाक्षर लगाना है, और ज़्यादा परिमार्जित रूप कौन सा होता है, ज़्यादा शुद्ध व्याकरणिक दृष्टि से ज़्यादा शुद्ध रूप कौन सा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारा हिंदी पहले जो लिखा हुआ है इसमें हमारा पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। आप ये देखें कि जो हमारी वर्णमाला होती है, पहला अक्षर यहाँ से वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं तो इसका अंतिम जो वर्ण बनता है वो ये बनता है। अंतिम वर्ण जो ये बनता है, उसके बाद में हम दूसरा च वर्ग अगर देखें तो उसका अंतिम वर्ण ये होता है। ट वर्ण अगर देखें तो उसका अंतिम ट वर्ग जो हम देखते हैं उसका अंतिम वर्ण ये होता है। और फिर अपने देखते हैं कि तय उसका अंतिम वर्ण हम न नल होता है, और पै होता है उसका अंतिम वर्ण क्या होता है, मैं होता है। तो ये हमारे सामने क्या है, पांच वर्ण आ चुके हैं। इन्हें बोला जाता है पंचमा अक्षर। क्या बोला जाएगा, पंचमा अक्षर बोलते हैं। ये वर्गों के पंचमा अक्षर होते हैं, वर्गों के पंचमा अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण जो होता है वो नासिका से किया जाता है, यानी ये नासिकीय वर्ण भी होते हैं। ध्यान दें, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ तो अनुस्वार लगाना है और कहाँ पंचमा अक्षर का प्रयोग करना है। हम बहुत जगह कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस नाम के ऊपर अनुस्वार लगता है और किस पे नहीं लगता। तो ये नासिकीय वर्ण भी कहलाते हैं, ध्यान दें। तो ये नासिकीय वर्ण जो दोस्तों होते हैं ये कहीं पर भी
आधे आ जाएं। आधे का मतलब होता है स्वर रहित आ जाएं, और स्वर रहित होने का मतलब ये है कि कहीं पर इन ये दो वर्णों के मध्य स्वर रहित यानी हलंत वाले आ जाएं। हलंत वाले का मतलब होता है हलंत लगा हुआ हो या कहीं भी आधे हो, जैसे हिंदी में न आधा आ रहा है, दिनांक में अंग आधा आ रहा है। इस प्रकार के वर्ण जो आधे दिखाई दे जाते हैं, तब हम उन उस स्थिति में उस वर्ण को हटाकर किसका प्रयोग कर लेते हैं? पंचमा अक्षर सॉरी अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं? अनुस्वार को। तो ध्यान दीजिए, यहाँ मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो यही थी कि देखिए, ये जो हिंदी इस प्रकार से लिखी हुई है, पहले जो ये रूप में लिखी जाती थी, आजकल मैंने एक नया तरीका सीखा है। जो अभी सीखा क्या, कि अगर कहीं भी पंचमा अक्षर आधा हो या नासिकीय वर्ण कहीं भी आधा या स्वर रहित या हलंत वाला हो, उस स्थिति में उसको हटाकर उससे पहले वाले पे ध्यान दीजिए, इसको हटाना है यहाँ से, और इसके पहले वाले पे अपने को क्या लगाना है? अनुस्वार लगाना है। ये मैंने अनुस्वार लगा दिया। कभी भी अनुस्वार को दो वर्णों के मध्य नहीं लगाया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखना। कभी भी अनुस्वार को दो वर्णों के मध्य नहीं लगाना है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा है, तो मैं इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकता कि है और द के बीच में, है और द वर्ण के बीच में अनुस्वार लगाया है। ये स्थितियां हमेशा गलत लेखन की होती हैं। ये त्रुटि है क्या, कि अपने को अनुस्वार हमेशा दो वर्णों के मध्य नहीं लगाना। अनुस्वार प्रत्येक वर्ण के ऊपर लगता है, जो वर्ण होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर यहाँ से मैं न को हटाता हूँ, तो यहाँ इस न को हटाने के बाद यहाँ मेरे को है के ऊपर क्या लगाना है? अनुस्वार लगाना है। अब दोनों ही शुद्ध रूप है, तो हमें अनुस्वार और पंचमाक्षर की जरूरत क्यों पड़ती है? कहाँ अनुस्वार लगा? जब जी चाहे अनुस्वार लगा दें, जब जी चाहे पंचमाक्षर लगा दें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि में संशोधन के द्वारा, इस देवनागरी लिपि में संशोधन जब हुआ, इस देवनागरी लिपि में संशोधन होते रहते हैं। इस संशोधन में सबसे बड़ी बात यह है कि अनुस्वार का जो महत्व है, अनुस्वार का जो प्रचलन है, वो ज़्यादा माना जाता है। अनुस्वार को ज़्यादा परिमार्जित माना जाता है। इसलिए आज के बाद कहीं भी हिंदी को लिखना हो, हिंदी को लिखना हो तो हम अनुस्वार लिखकर ही हिंदी को लिखेंगे। यही सबसे शुद्ध और परिमार्जित रूप माना जाता है। इसको कोई अशुद्ध नहीं कहेगा, यानी इसको कोई अशुद्ध नहीं करेगा, ये भी शुद्ध ही है। लेकिन देवनागरी लिपि में संशोधन के दौरान अपने को ये एक नई बात पता चली कि जो आज का जो समय है उसमें अनुस्वार का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है। आज के समय में हम अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए पहले दिनांक को इस प्रकार से लिखना, इस प्रकार से लिखना ज़्यादा माना जाता था, लेकिन आज हम दिनांक को ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि इस पंचमा अक्षर को हटाकर इस वाले पंचमा अक्षर को हटाया। ये आधा था, इस वाले पंचमा अक्षर को हटाने के बाद यहाँ पर इस पंचमा अक्षर को हटाने के बाद यहाँ आपने क्या लगा दिया? अनुस्वार लगा दिया। तो इसलिए अपने जो शुरुआत कर रहे हैं वो हिंदी की बिंदी के साथ करेंगे। बिंदी का मतलब होता है क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे। बिंदी का मतलब ये है कि अपने क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे। चलिए हम अनुस्वार के साथ इसकी आज नई शुरुआत करते हैं, हिंदी अनुस्वार वाली। चलिए, सबसे पहले तो हिंदी हमारी है क्या? भाषा है। तो भाषा के बारे में, भाषा के संदर्भ में अगर मैं चर्चा करता हूं, तो सबसे पहले मेरे को आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि जो हिंदी है ये कहाँ से उत्पन्न होकर आती है। चलिए, हिंदी का हिंदी नाम क्यों पड़ता है? वो इसलिए पड़ता है क्योंकि हिंदी एक, आपने देखा होगा कि देखिए, यहाँ कुछ भारतीय सिंधु नदी के किनारे आकर रह रहे थे। सिंधु नदी जो थी, ये प्राचीनतम, आपने सिंधु घाटी सभ्यता सुना होगा। तो इस सिंधु नदी के किनारे यहाँ पश्चिम में, सिंधु नदी के बिल्कुल पश्चिम में यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं जिनका नाम है आर्य लोग। क्या नाम है? आर्य लोग। ये अपने भारतीय लोग थे। आर्य लोग जो थे ये भारतीय, जो सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा करते थे। इधर से कुछ ईरानी आते हैं, यहाँ से कुछ, इधर ईरान देश से कुछ ईरानी आते हैं। इधर से ईरानी जब आते हैं तो यहाँ आकर ईरानी जब देखते हैं कि यहाँ कुछ आर्य लोग रह रहे हैं, आर्य लोग रह रहे हैं, इसलिए ये जो ईरानी है, यहाँ पे कुछ बातें पहले से नोट कर देता हूँ। ये जो ईरानियों के बारे में खास बात ये है, ये ईरान देश के हैं, ईरान देश के हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो है ईरानी। क्या नाम है? ईरानी। ईरान का ही नाम है पारस, तो इसे पारसी लोग भी कहा गया, यानी पारसी, इनकी जो भाषा थी वो थी पारसी भाषा।
यानी ईरानी जो लोग थे उनकी भाषा जो थी वो पारसी भाषा थी, और ये आके बस जाते हैं, ये आके देखते हैं इस सिंधु नदी घाटी जो है, इसके चारों ओर भारतीय जो बसे हुए हैं। यहाँ जो भारतीय थे वो आर्य लोग हुआ करते थे। अब इन आर्य की जो भाषा थी वो सिंधी हुआ करती थी। आर्य की जो भाषा थी वो सिंधी हुआ करती थी। उससे पहले इन पारसी लोगों की खास बात बताता हूँ। पारसी भाषा की जो खास बात है वो ये है कि ये जो सै का उच्चारण था उसको है में बदलते थे। यानी जो सै था उसको है बोला करते थे, और पै को फै बोलने की इनको आदत थी। पै को फै बोलने की इनको आदत थी। तय को है बोलने की और पै को फै बोलने की इन ईरानी या पारसी लोगों की इरादत आदत थी जो ईरान से आए थे। चलिए उसके बाद में क्या होता है, यहाँ देखें कि जो ये ईरानी लोग हैं ये जब यहाँ आके देखते हैं कि ये जो भारत का एरिया है इसमें ये सिंधु नदी है, जो यहाँ पश्चिम में कुछ आर्य लोग बसे हुए हैं। आर्य लोग बसे हुए हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी जो भाषा होती है, ये जो सिंधु नदी के लोग हैं, तो ये जो सिंधु नाम था इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने बदल दिया इस सिंधु को, इस सिंधु नदी को इन्होंने कहा हिंदू नदी। यानी इनको सै को है बोलने की आदत थी, तो सै को है बदलने के दौरान ये सिंधु नदी ही क्या बन चुकी है, अब हिंदू नदी बन चुकी है। इनकी दृष्टिकोण से ये हो गया कि सिंधु नदी एक हिंदू नदी है, हिंदू नदी बोलने लगे। और इनकी जो भाषा थी, यहाँ जो आर्य लोग थे इनकी जो भाषा थी वो थी कौन सी भाषा, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा थी। और सिंधी भाषा थी तो इन्होंने इसी सिंधी भाषा को नाम दे दिया क्या, हिंदी भाषा। इन्हीं सिंधी भाषा को नाम दे दिया हिंदी भाषा। और ये सिंधी भाषा, ये हिंदी, सिंधी से हिंदी बनाने वाले कौन थे, ये ईरानी थे। और इनकी खुद की भाषा कैसी थी, पारसी भाषा थी सर। और पारसी भाषा में सै को फै बोलने की आदत थी। तो बताइए ये अपनी ही भाषा को, यानी पारसी भाषा को क्या कहा करते थे, पै से फै बोल दूंगा तो ये हो जाएगी फारसी भाषा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पारस के लोग यानी ईरान के लोग पारसी भाषा में सिंधी को हिंदी और सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे, इसलिए इनका जो पारसी भाषा शब्द था ये फारसी भाषा शब्द बन गया। तो मेन निष्कर्ष ये से यहाँ से ये निकला कि जो हिंदी नाम है, हिंदी नाम है वो ईरान के लोगों द्वारा दिया गया। हिंदी नाम जो है वो ईरान के लोगों द्वारा, और ईरान की भाषा जो थी फारसी या पारसी, फारसी आजकल फारसी बोलते हैं, तो फारसी भाषा थी। इन्होंने अपनी फारसी भाषा में हिंदी को क्या कहा, हिंदी कहा। इसलिए यहाँ जो फारसी भाषा का जो शब्द बन गया कौन, हिंदी। तो यहाँ से मेन निष्कर्ष जो ये निकला, यहाँ से अपने एक बात लिख सकता हूँ कि जो आपने जो हिंदी नाम पढ़ रखा है, हिंदी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी है हिंदी भाषा का शब्द न होकर, ध्यान दे रहे हो, ये जो पारसी है ना यही फारसी है, और इसी फारसी भाषा किसकी थी, ईरान की थी। और ईरानी लोग ने ही सिंधी भाषा को हिंदी भाषा नाम दिया, तो उन्होंने कहा ये तो हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी या हिंदी भाषा का, हिंदी हिंदी भाषा का शब्द न होकर, हिंदी भाषा का शब्द न होकर कौन सी भाषा का शब्द है, शब्द न होकर फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन ये बना कि हिंदी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, और ये क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। ये जो हिंदी नाम है, सर्वप्रथम हिंदी जो नाम है, हिंदी जो नाम आया वो हिंदुस्तान के लिए नहीं आया या भाषा के लिए नहीं आया। हिंदी नाम भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया। इसके लिए प्रयोग किया गया, भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया। हिंदी नाम जो है वो भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि आपने कभी एक शायर सुना होगा, उर्दू के शायर हैं इकबाल, उनका एक शायर है क्या कि, उनका एक उर्दू के शायर जो हैं, का नाम है इकबाल। और इकबाल कहते हैं कि क्या, कि हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां
हमारा, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। अब बताइए मेरे को यहाँ पे, ये जो शायर ने एक बात लिखी कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, तो यहाँ पर हिंदी क्या है? हिंदी भाषा थोड़ी ना हुई फिर। भाषा है हम, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाषा नहीं, जबकि वो कह रहा है कि हिंदी का मतलब है क्या? भारतीय। तो हिंदी नाम सबसे पहले भारतीयों के लिए यूज होता है। वो कहता है कि भारतीय है हम और हिंदुस्तान है हमारा, यानी हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। तो इसलिए हिंदी जो है वो सबसे पहले भारतीयों के लिए यूज होता है, यानी भारत के नागरिकों के लिए हिंदी वर्ड, हिंदी शब्द का प्रयोग होता है। चलिए, ये हमारी छोटी सी बात थी कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। तो हम देख लिए, हमने ये देखा कि जो हिंदी है वो एक फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, ये हमें पता चल गया है। चलिए, अब ये बात करें कि हिंदी का प्राचीनतम जो हिंदी भाषा है वो, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो अब हम देख ले कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती कहाँ से है। तो सबसे पहले इसका जो प्राचीनतम इतिहास है हिंदी भाषा का, प्राचीनतम इतिहास क्या है? वो क्या कहता है कि हिंदी की भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। शब्द की उत्पत्ति हमने देखी, ईरान के लोगों की या ईरानी भाषा का या फारसी भाषा का एक शब्द है, ईरानियों द्वारा दिया जाता है। प्राचीनतम इतिहास में अगर हम बात करें हिंदी में, तो आपको सभी को पता है कि एक जगत जननी भाषा हुआ करती थी जिसका नाम है संस्कृत। हुआ नहीं करती थी, आज भी है। तो उस जगत जननी भाषा का नाम लिख दूं मैं, जगत जननी भाषा। वो जगत जननी भाषा या सबसे जो प्राचीनतम भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत जगत जननी जो भाषा है या प्राचीनतम जो भाषा है वो है संस्कृत। इस संस्कृत में सबसे पहले, अगर प्राचीनतम तो इतिहास देखें तो संस्कृत के दो रूप चला करते थे। दो रूप हुआ करते थे। एक का नाम होता है वैदिक संस्कृत, दूसरी का नाम है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ये संस्कृत के दो रूप आते हैं। दो रूप हैं संस्कृत के, वैदिक और लौकिक संस्कृत। इन दोनों रूपों में किन किन चीज़ों की रचना होती है और क्या, कौन से मतलब सन में होती है, या कौन सी किस काल की बात है, ये उसकी बात करेंगे। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, संस्कृत के दो रूप चला करते थे पहले। इस वैदिक संस्कृत में ये सबसे प्राचीनतम संस्कृत है, और इस संस्कृत में जो रचना होती है वो वेदों की रचना होती है। किसकी होती है? वेदों की रचना होती है। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि वेद और उपनिषद की ये जो भाषा थी, वेद और उपनिषद की भाषा हुआ करती थी। और वेद और उपनिषद की रचना कौन से में होती है? संस्कृत कौन सी है? वो वैदिक संस्कृत में रचना होती है, वेद और उपनिषद की रचना होती है। लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में जो रचना होती है वो होती है रामायण और महाभारत की। रामायण और महाभारत की जो रचना है वो वैदिक संस्कृत में होती है। महाभारत की रचना वो वैदिक संस्कृत में होती है। रामायण और महाभारत की रचना वैदिक संस्कृत में होती है। ठीक है। तो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में ये डिफरेंस था, ये अंतर था कि जो लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, उसमें वेद और उपनिषद की रचना, चार वेद हैं वो वैदिक संस्कृत में रचित होते हैं। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना होती है, यानी वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है वो लौकिक संस्कृत में की है। महाभारत की जो रचना वेद व्यास ने की है ये भी किस में होती है? लौकिक संस्कृत में होती है। चलिए, अब बात करते हैं कि यहाँ से आगे क्या हुआ। कोई भी भाषा जब बदलती है तो लगभग उसको 500 साल लगते हैं। 500 साल बाद में किसी भी भाषा का रूप परिवर्तित हो जाता है। आपको पता है, मैं आगे चल के भाषा के बारे में बताऊंगा तो आपको ये बात बताऊंगा कि जो भाषा है वो परिवर्तनशील होती है, यानी भाषा जो होती है उसका स्वरूप जो बदलता रहता है।
यानी कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा किसी भी एक निर्धारित भाषा पे आके रुकती नहीं है। हमारे द्वारा क्या होता है कि मुख सुख के आधार पे शब्दों को तोड़ मरोड़ के और शब्दों में बदल लिया जाता है। हम किसी प्रकार के पुरानी जैसी भाषा पढ़ते हैं, जैसा सीखते हैं वैसा बोलते नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उस हिसाब से अपने मुख सुख के आधार पे अपने शब्दों का उच्चारण करने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से लगभग हमारी एक पीढ़ी नहीं, लगभग 500 साल बाद, कई काफी पीढ़ियां बीतने के बाद एक नई भाषा बन जाती है, एक नई भाषा का सर्जन हो जाता है। हो सकता है वो भाषा वहां ना रुके और आने वाले 500 सालों में और भाषा में बदल जाए। तो कहने का मतलब भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है, और भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। तो एक भाषा को बदलने में लगभग 500 साल का समय लगता है। तो इस प्रकार से जो संस्कृत थी उसके दो रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो एक भाषा लगभग लगभग 500 साल चलती है। तो वैदिक संस्कृत और वैदिक काल, वैदिक संस्कृति कब आई थी, वैदिक संस्कृति का मैं टाइम लिख रहा हूँ। तो वैदिक संस्कृति का टाइम जो था वो था 1500 ईस्वी से, यानी 1500 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी ये वैदिक संस्कृति थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और इसी समय काल में, इसी समय में किसकी रचना होती है, वेद और उपनिषद की रचना होती है। यानी वैदिक संस्कृत का कोई समय पूछे तो आप कह सकते हैं सर 500 साल वैदिक संस्कृत रही होगी, जिसमें से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक संस्कृति के दौरान ही वैदिक संस्कृत चलती थी, जिसमें वेद और उपनिषद की रचना हुई। अब बताइए 500 साल के गैप, 500 साल के अंतराल के बाद लौकिक संस्कृत का समय आया होगा कहीं, और लौकिक संस्कृत का समय जब आया तो रामायण और महाभारत की रचना हुई। इस रामायण और महाभारत की रचना होती है 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व वैदिक और लौकिक, 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में लौकिक संस्कृत की रचना होती है, रामायण और महाभारत। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना होती है। ये समय आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता गया, इस लौकिक संस्कृत से एक अपभ्रंश निकलता है, एक लौकिक संस्कृत से एक भाषा निकलती है। अपभ्रंश होना किसी भी भाषा का, इसका मतलब होता है भाषा का टूट जाना। भाषा का टूट जाना और नई भाषा का जन्म होना, उसे ही कहते हैं अपभ्रंश होना। तो चलिए बात करते हैं अपभ्रंश का मतलब क्या है। कि किसी भी भाषा का टूट कर, या किसी भी, आपने देखा होगा चट्टानों का अपभ्रंश पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि, उसमें आपने ये देखा होगा कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटकर नई चट्टान में बदल जाना, या किसी नई शैल का रचना होना अपभ्रंश होता है। चलिए बात करते हैं लौकिक संस्कृत में। यहाँ एक अपभ्रंश हुआ, भाषा बदली, और भाषा बदलती है तो एक नई भाषा का जन्म होता है, जिसे कहते हैं पाली भाषा, जिसे कहते हैं पाली भाषा। पाली भाषा, पाली भाषा। अब ये पाली जो भाषा है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है वो उसकी चर्चा मैं कर लेता हूँ। लौकिक संस्कृत के बाद एक नई भाषा जन्म लेती है जिसका नाम है पाली भाषा। पाली भाषा। अब पाली भाषा में किस, कौन से ग्रंथों में, कौन से धर्म के ग्रंथों पर पाली भाषा का प्रभाव पड़ता है। इस पाली भाषा का प्रभाव पड़ता है सामान्यतः बौद्ध धर्म के ग्रंथों पर। या मैं लिख सकता हूँ कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथों की जो रचना होती है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथों की रचना है वो पाली भाषा में होती है। त्रिपिटक वगैरह जो ग्रंथ होते हैं आपने पढ़े होंगे। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, त्रिपिटक हैं, तो इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं, इन पर प्रभाव पड़ता है पाली भाषा का, जो बनती है लौकिक संस्कृत के टूटने से, लौकिक संस्कृत के अपभ्रंश से। चलिए, इसका जो समय अंतराल रहेगा आपको पता लग गया होगा कि सर 500 साल का अंतराल देना है। तो बताइए 500 से 1 ईस्वी तक ये हमारी भाषा चलेगी। 500 से, इसका समय अंतराल लिख रहा हूँ, 500 से 500 ईसा पूर्व ही चल रहा है अभी, ईसा पूर्व से
1 ईस्वी तक मान के चलिए। चलिए, पाली भाषा, बौद्ध धर्म के ग्रंथ की रचना होती है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना जो पाली भाषा में हुई वो 500 साल, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक ये हमारी भाषा रहती है। 500 साल बाद फिर एक नई भाषा यानी इसी पाली से एक नई भाषा निकल के आई, जिसका नाम क्या हो जाएगा? चलिए, पाली से एक भाषा बनती है जिसका नाम है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा यानी उस भाषा के बदल जाने से, उस भाषा का समय खत्म होने पर एक नई भाषा जन्म लेती है जिसका नाम है प्राकृत। इस प्राकृत में कौन से ग्रंथों की रचना हुई, आप सबको पता लग गया होगा कि यहाँ पर हम जो रचना कर रहे हैं, प्राकृत भाषा का प्रभाव कौन से ग्रंथों पर पड़ा, कौन से धर्म के ग्रंथों पर पड़ा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के ग्रंथों की रचना कौन सी भाषा में मानी गई? प्राकृत भाषा में मानी गई। और प्राकृत भाषा का जो समय अंतराल है वो आप सभी को पता लग गया होगा कि सर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 से 500 ईसा पूर्व, 500 से 1 ईस्वी, अब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो यहाँ से 1 ईस्वी से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो हमारा समय रहेगा वो रहेगा प्राकृत भाषा का। किस भाषा का रहेगा? प्राकृत भाषा का। और जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा से एक नई भाषा यानी एक अपभ्रंश होता है। उस अपभ्रंश का नाम इंपॉर्टेंट है, यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपको दिमाग में बिठाना चाहता हूँ। क्या? कि जो प्राकृत भाषा है यहाँ से एक अपभ्रंश निकलता है। अपभ्रंश का नाम जरूर ध्यान रखना, उस अपभ्रंश का नाम क्या है वो ध्यान में रखना। क्या बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, नाम है सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश हुआ किसमें? प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा में जब सौर सैनी अपभ्रंश होता है तो यहाँ से एक भाषा जन्म लेती है जिसका नाम है हिंदी। यहाँ से एक भाषा जन्म लेती है जिसका नाम क्या है? हिंदी नाम है। बस इसी बात को हमेशा ध्यान में रखना कि क्या प्राकृत भाषा से एक अपभ्रंश होता है जिसका नाम है सौर सैनी अपभ्रंश। इसको पश्चिमी सौर सैनी अपभ्रंश भी कहा जाता है। तो यहाँ विशेष बात यही है कि हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से होता है। ये एग्जाम में काफी बार आया, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म होता है। कोई काल पूछे कि हिंदी कब अपने मानक अस्तित्व में आती है, हिंदी का जो मानक समय रहता है वो क्या रहता है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ध्यान रखना कि सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म होता है। ये पूरी बात हमेशा ध्यान में रखना, दिमाग में फिट रखना कि क्या क्या हो रहा है। संस्कृत एक जगतजननी भाषा हुआ करती थी जिसके दो रूप प्रचलित थे, वैदिक और लौकिक। लौकिक से पाली बनती है, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से एक नई भाषा, एक अपभ्रंश होता है सौर सैनी अपभ्रंश, जिससे उत्पन्न होती है हिंदी भाषा। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। अगर मैं समय की बात करूं तो यहाँ पर समय देख लीजिए, आप बताइए मेरे को। यहाँ से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और 500 ईस्वी से हम चर्चा करेंगे किसकी? ये सौर सैन्य अपभ्रंश कब हुआ होगा? 500 ईस्वी से, 500 ईस्वी से 1000, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक सौर सैनी अपभ्रंश होता है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक सौर सैनी अपभ्रंश होता है। और अब बताइए मेरे को, हिंदी का मानक समय कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1000 के बाद स्टार्ट हुआ। तो 1000 के बाद ऐसे मान के चलो हिंदी अपने मूल रूप में जो आ जाती है वो 1000 ईस्वी में आएगी। कब आएगी? 1000 सॉरी 1100 ईस्वी में। क्योंकि कोई भी भाषा है उसको पूर्ण रूप, पूर्ण अपना आकार या मूल रूप प्रकट होने में लगभग 100 समय का साल, 100 वर्ष का समय और जोड़ दीजिए, यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और 1000 से आप कर दीजिए यहाँ पे 100 का और जोड़ोगे तो 1100 ईस्वी। यानी ये अपने हिंदी अपने मानक समय जो हिंदी का स्टार्ट हुआ वो 1100 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है। 1100 ईस्वी से हिंदी अपने मानक रूप में आ जाती है। चलिए, बात इतनी सी थी कि हिंदी का जो प्राचीनतम इतिहास है वो क्या था। तो प्राचीनतम इतिहास के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा करके आपको बता दिया कि हिंदी का प्राचीनतम इतिहास इस प्रकार से देखेंगे कि संस्कृत, वैदिक, लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से एक अपभ्रंश होता है जिसका नाम है सौरसैनी अपभ्रंश, और इसी से हिंदी बनती है जो अपने 1100 ईस्वी में अस्तित्व में आ जाती है। ये हमारा प्राचीनतम इतिहास हमने हिंदी का देखा है। चलिए अब बात करते हैं आगे, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा
में। तो अब हम हिंदी जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी भाषा के बारे में चर्चा। सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि भाषा क्या है। भाषा क्या होती है? भाषा, देखिए जो भाषा नाम है, जो भाषा शब्द है, ये भास धातु से बना है। भाष धातु से बना है। और ये भास धातु संस्कृत का नाम है। संस्कृत की भास धातु से बना है। संस्कृत की भास धातु से ये भाषा शब्द पड़ा है। अब यहाँ पर भास धातु का मतलब क्या है और धातु क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लें। धातु जो होती है वो क्रिया का मूल रूप होती है। क्रिया का मूल रूप होती है। अपने आगे चल के क्रिया पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि धातु क्या है। अभी थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु है। जैसे इधर थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, जैसे यहाँ पर खेल, दौड़, खा, तीन प्रकार के धातु हैं, यानी क्रिया के मूल रूप हैं। खेल, दौड़ और खा, तो यहाँ पर धातु के मूल रूप हैं, यानी क्रिया के मूल रूप हैं, उन्हीं को धातु कहते हैं। चलिए, इनसे क्रिया बनेगी तो इसके साथ ना लगाना पड़ेगा, तब जाके क्रिया बनेगी। यानी कि मेनली कह दूं कि धातु ना ही क्या है, क्रिया है। धातु ना ही क्या है, क्रिया। जैसे खेलना क्या है, क्रिया बन गई है, खेल क्या है, धातु रूप था। दौड़ना क्या है, क्रिया बन चुकी है। और खाना क्या है, ये भी क्रिया बन चुकी है। तो ये थे धातु रूप और ये थे क्रिया रूप। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है। हम यहाँ धातु की खास चर्चा नहीं करेंगे, आगे जाके करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है कि भास धातु से बनी है, जो संस्कृत भाषा का है वो है। इसका अर्थ क्या होता है इस भास धातु का? इसका अर्थ ये होता है कि विचार प्रकट करना। इस भास धातु का अर्थ है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना इसका सामान्य जो तात्पर्य रहेगा भास धातु का। तो भाषा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाषा एक्चुअल में वास्तव में है क्या, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि हिंदी, सॉरी, संस्कृत की भास धातु से बना है और भास धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। तो विचार कैसे प्रकट करते हैं उसके बारे में लिखूं तो भाषा जो होती है, अब आप देखिए कि जो मनुष्य होता है ना वो सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि समाज में उठने बैठने की क्षमता, बोलने की क्षमता, अपने आप को प्रकट करने की क्षमता रखता है। तो भाषा अगर है उसके पास और अच्छी शैली है बोलने की, तो वो उतनी ही पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भाषा के बारे में अगर बात करूँ तो भाषा जो है ये किसी भी इंसान की, किसी भी सामाजिक प्राणी की विशेष बात होती है, भाषा का होना। बिना भाषा के कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान सामाजिक प्राणी नहीं बन पाएगा। उसका कारण ये है कि अगर आप देखिए कि पशु के बारे में देखते हैं हम, कोई भी पशु है, इसके बारे में चर्चा कर लो। क्या पशु सामाजिक प्राणी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर पशु एक सामाजिक प्राणी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको समाज के किसी भी बैठने उठने का ढंग, बोलने का ढंग नहीं है। क्योंकि इसके पास केवल और केवल क्या है, आवाज़ है। और आवाज़ कहूँ तो क्या है, ध्वनि है। केवल और केवल क्या है, ध्वनि है। केवल और केवल ध्वनि है। इसके पास इस ध्वनि को सार्थक रूप देने के लिए क्या नहीं है, भाषा नहीं है। और जब तक भाषा नहीं आएगी, पशु पशुता का भाव रखता है, उठने बैठने बोलने का कोई ढंग नहीं है, इसमें पशुता का भाव है। तो ये सामाजिक प्राणी कैसे हो जाएगा? तो हमारे अंदर सामाजिकता इसलिए है, हम पशुओं से भिन्न या पशुता भाव इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्या है, सामाजिक प्राणी है। हमारे पास भाषा है बोलने के लिए, उठने बैठने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए। तो बात यहाँ पर यह है कि सामाजिकता उत्पन्न होती है भाषा से। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो आपको पता लग गया सामाजिक क्यों है? सामाजिक प्राणी है जो अपने मन में उठने वाले विचारों या भावों का
आदान प्रदान करता है तथा जिस साधन या माध्यम से यह प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया होती है, भाषा कहलाती है। वह उसी की क्या कहलाएगी? भाषा। इस लाइन को समझना गौर से कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य एक सामाजिक जब प्राणी है तो वो अपने भाषाओं का, अपने सॉरी भाषा नहीं, विचारों का, भावों का आदान प्रदान करता है। और भावों का जब आदान प्रदान करेगा तो उसके लिए वो किसकी जरूरत समझेगा? भाषा की जरूरत समझेगा। अपने मनस पटल पर उठने वाले विचार या भावों को जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का प्रयास करता है तो वो अपने मुख से कुछ ध्वनि निकालता है, और उसी ध्वनि को भाषाई रूप देकर वो सामने वाले को अपने विचार या अपने भाव बता देता है मन के। तो वही उस साधन या उस विचार बताने वाली जो साधन या माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचार बताए जाते हैं, वही क्या होती है? उस इंसान की भाषा होती है, वही उस इंसान की भाषा कहलाती है। तो भाषा जब होती है तो उसमें सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या वातावरण की जरूरत होती है, या व्यक्ति जन्मजात ही उस भाषा को सीख लेता है? तो सबसे पहले चर्चा ये करते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या हैं। भाषा की पहली जो विशेषता रहेगी उसके बारे में चर्चा कर लूँ। भाषा की जो विशेषताएं हैं, में सबसे पहली बात क्या है? भाषा आपने देखी क्या है? बास धातु से बनी है, और विचारों का प्रकट करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन या माध्यम की जरूरत होती है वही हमारी क्या है? भाषा होती है। विशेषताएं क्या है भाषा की? भाषा जो है ये एक अर्जित संपत्ति होती है। अर्जित संपत्ति का मतलब ये है कि ये हम अर्जित करते हैं वातावरण से। अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति है क्या? भाषा। लिखने की जरूरत नहीं आगे, ऊपर मैंने बता रखा है कि किसकी विशेषता बता रहा हूँ, भाषा की। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का मतलब ये है कि भाषा जो है वो इंसान किससे सीखता है? वातावरण से सीखता है। वातावरण का मतलब ये होता है कि अर्जन होता है बाद में, जन्म के बाद सीखी जाती है, वो है क्या? भाषा। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म से ही नहीं बोलने लग जाता, वो वातावरण, अपने परिवार समाज के साथ उठना बैठना सीखता है, तब वहां से कुछ सीखता है, बोलना सीखता है। मम्मी को मम्मी कहना, पापा को पापा कहना, इस प्रकार के शब्द वो शुरुआत में बोलना सीखता है। तो वो क्या है? वो भाषा का अर्जन कर रहा है, वो वातावरण से, बाहरी परिवेश से उस भाषा को सीख रहा है। भाषा कभी भी जन्मजात नहीं होती। जन्मजात केवल आवाज होती है, ध्वनि होती है। उस ध्वनि को सार्थक रूप देना ही भाषा होता है। तो बच्चा केवल ध्वनि निकाल पाता है। कुछ समय बाद वो आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों से वो कुछ सीखता है कि इस ध्वनि को किस रूप में बदला जाए, मम्मी की आवाज़ कैसे निकालनी है, पापा को कैसे बोलना है, इस प्रकार की आवाज़ें वो निकालने में सक्षम हो जाता है। वही उसकी क्या हो जाएगी? भाषा। तो भाषा कभी भी जन्मजात नहीं होती है, ये अर्जित संपत्ति है। दूसरी लाइन में यहाँ लिख सकता हूँ कि भाषा वातावरण से सीखी जाती है, समाज से सीखी जाती है। वातावरण से सीख सकते हो, समाज से सीख सकते हो, बाहरी परिवेश से सीख सकते हो, परिवार से सीख सकते हो। तो ये कोई भी बच्चा है वो वातावरण, समाज या परिवार से एक भाषा को ग्रहण करता है। भाषा जन्मजात नहीं होती, जन्मजात नहीं होती। भाषा जन्मजात नहीं होती भाई। जन्मजात होने का मतलब होता है जन्म से ही नहीं सीख पाता वो। आगे वाला बिंदु देखें, तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु ये है कि भाषा का कोई मानक स्वरूप नहीं होता, यानी अंतिम स्वरूप नहीं होता। ये बात, ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूं कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, अंतिम स्वरूप नहीं होता। यानी भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, भाषा बदलती रहती है समय समय के अनुसार। मैंने आपको पहले कई भाषाओं की चर्चा की थी, वो भाषाएं सब बदले हुए रूप थे। संस्कृत के दो रूप थे, उसके बाद बदल जाता है, ये हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता भाई। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। तो यह परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है समय समय पर, परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है। तो आपने देखा कि विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, जन्मजात नहीं होती, अंतिम स्वरूप नहीं होता, और यह परिवर्तनशील होती है। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाषा का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। उससे पहले एक चर्चा और कर लेता हूं मैं, क्या
कि भाषा को सीखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या चाहिए हमें भाषा को सीखने के लिए। तो भाषा जो सीखने के लिए, भाषा सीखने के साधन क्या हैं? भाषा सीखने के साधन क्या हैं? ज़रूरतें किन चीज़ की हैं, भाषा सीखनी चाहिए अपने को, किसके लिए ज़रूरत है, हमें कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी भाषा को सीखने के लिए। तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें बना रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है? भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उस इंसान में उस भाषा के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए उस भाषा के प्रति, कि भाषा को सीखने के लिए हमें जिज्ञासा, जानने की इच्छा होनी चाहिए। भाषा में क्या पढ़ना है, कैसे सीखना है, सब। दूसरी बात, भाषा को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए अनुकरण की आवश्यकता होती है। अनुकरण का मतलब होता है नकल, कोई खास बात नहीं है। नकल करना, नकल करने की जरूरत पड़ती है। भाषा को सीखने के लिए नकल करने की जरूरत पड़ती है। भाषा सीखने के लिए हमें जो आगे वाला बोल रहा है, हमारा जो आसपास समाज बोल रहा है, वातावरण बोल रहा है, परिवेश बोल रहा है, उसके हिसाब से अपने को बोलना पड़ता है। वो होता है अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब होता है नकल। 3 नंबर बात, हमने सीखने की जिज्ञासा थी, हमने अनुकरण भी कर लिया, अब हमें जरूरत है अभ्यास की। अभ्यास की जरूरत पड़ती है। बच्चा अभ्यास करता है बार बार उस चीज का, तभी वो भाषा को सीख पाता है। तो 3 बातें भाषा सीखने के जो साधन है वो 3 है: जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। ये 3 चीजें हम में होनी चाहिए, तभी हम किसी भाषा को भली भांति रूप से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भाषा के कौशल। जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तब हमें भाषाई कौशलों के बारे में पता होना चाहिए। तो भाषाई कौशल, कोई भी भाषा है उसको सीखने का जो ढंग है, जो क्रम है, उसे कौशल कहते हैं। कौशल, भाषाई कौशल सीखने के लिए क्या जरूरी है, किस प्रकार से क्रम ध्यान रखना। क्या क्रम है? कोई भी बच्चा जब किसी भी भाषा को सीखता है, किसी भी भाषा को सीखता है, तो सबसे पहले वो सुनता है उसको, आवाज उसके कानों में पड़ती है, सुनना, सुनना, ठीक है। फिर उस भाषा को बोलना सीखता है वो। जब हम बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं, तब सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है उस बात को, फिर उसको उसी जैसा हूबहू बोलने का प्रयास करता है। सुनना, बोलना, और फिर उसको पढ़ना सीखता है, और फिर लास्ट में सीखता है लिखना। पढ़ना सीखता है, फिर लास्ट में सीखता है लिखना। तो ये जो क्रम है, ये काफी बार पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखना। क्या? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम रहता है किसी भी भाषा को सीखने का कौशल है। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो यहाँ लिख देता हूँ। क्या? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ट्रिक क्या रहेगी? सुबोपली। ट्रिक रहती है सुबोपली। अगर ऐसा नहीं दिया जाता तो इसके मूल रूप जो है, सुनने का मतलब होता है श्रवण करना, बोलने का मतलब होता है वाचन करना, पढ़ने का मतलब होता है पठन, और लिखने का मतलब होता है लेखन। तो ये तरीका भी रहता है, और इसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी सर्वोपले, सर्वापले, सर्वापले। तो ये जो है, ये मेन जो तरीका है, सभी भाषाई जो मनोवैज्ञानिक है वो ये बात कहते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो हमारा तरीका रहता है किसी भाषा को, अगर कोई बच्चा सीख रहा है या कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को सीखना चाहे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनो, फिर बोलो, फिर उस भाषा को पढ़ना, लिखो, पढ़ना देखो, फिर लिखना सीखो। कोई बच्चा सीख रहा है तो भी यही क्रम रहेगा। लेकिन आप इस क्रम को थोड़ा सा यहाँ से चेंज भी हो जाता है। इतना सा भाग जो मैं बताऊँ, इतना सा भाग इसका चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे? वो किसने बताया इतना सा भाग चेंज करने का, वो बताते हैं। इसका जो क्रम है वो थोड़ा सा बदल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। सुनना, फिर बोलना। लास्ट वाला 3 नंबर और 4 नंबर जो कौशल है, ये आपस में आदान प्रदान करके लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बताऊंगा। लिखना पहले आ जाएगा और पढ़ना बाद में चला जाएगा। ये लो, ये एक नया क्रम बना। ये क्रम देती है मारिया मोडेंसरी, जो आप साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में पढ़ोगे, मारिया मोडेंसरी, काफी नाम है उसका। तो ये अकेली ने उसने ये क्रम बताया, बाकी जितने भी हैं सब ऊपर वाला क्रम बताते हैं, और सबसे मान्य क्रम भी यही रहता है।
लेकिन इसका भी थोड़ा ध्यान रखना कि कहीं ऐसा पूछ ले कि मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने का जो भाषाई कौशल क्रम है वो किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से आपको लास्ट वाले अंतिम दो को आदान प्रदान करना है, अंतिम दो को आदान प्रदान करोगे तो ये जो क्रम बनेगा वो इस प्रकार लिखा मिलता है पेपर में कि क्या सुनने को कहते हैं श्रवण, बोलने को कहते हैं वाचन, और यहाँ से इसको चेंज करो, लिखने को कहते हैं क्या लेखन, और पढ़ने को कहते हैं क्या पठन। तो हमारा क्रम जो है वो इस प्रकार से बनेगा, सुबोलिप, सुबोलिप। हमारा क्रम इस प्रकार से बना, सुबोलिप। तो इस बात का भाषाई कौशल का ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से अपनी भाषा को सीखते हैं। चलिए उसके बाद में एक बात करते हैं क्या कि भाषा के कितने रूप हो सकते हैं, किसी भी भाषा के कितने स्वरूप में भाषा को अपने देखते हैं। तो भाषा के रूप जो है वो तीन है। भाषा के जो रूप है वो तीन रूप हैं। कौन कौन से हैं? भाषा का पहला जो रूप है, दूसरा और तीसरा। भाषा के जो रूप है, किसी भाषा का जो रूप होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखें। सबसे पहली जो भाषा होती है वो उसका जो रूप होता है वो है क्या? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है हम किसी भी भाषा, किसी भी विचारों को प्रकट करने के लिए मुख का प्रयोग करें। मौखिक का मतलब होता है मुख द्वारा, ओरल, हम बोल के, वोकल ही बोल के बताएं क्या, कि हम बताएं कि मौखिक भाषा क्या है? मुख द्वारा बोलकर, मुख द्वारा बोलकर विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना, वो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बारे में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि मुख के द्वारा विचार प्रकट करना ही क्या है? मौखिक भाषा है। चलिए दूसरी भाषा को कैसे, पहली भाषा हमने, भाषा का रूप पहला बताया कि मौखिक भाषा है, दूसरा बताऊंगा लिखित भाषा। लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित का मतलब होता है कि लिख कर, द्वारा लिख कर, मैं लेखन द्वारा या लिख कर विचार प्रकट करूं, लिख कर विचार प्रकट करना। लिख कर विचार प्रकट करूं तो वो लिखित भाषा हो जाएगी। बोलकर मौखिक हो जाएगी, लिख कर विचार प्रकट करूं तो लिखित हो जाएगी। भाषा को कितने रूप में मैं व्यक्त कर सकता हूं? तीसरा रूप आएगा सांकेतिक भाषा। इस पर थोड़ा ध्यान देना, सांकेतिक भाषा। इस सांकेतिक भाषा के बारे में कहूं तो ये है संकेत द्वारा, संकेत द्वारा या इशारों के द्वारा, इशारों द्वारा, इशारों द्वारा कोई भी भाषा को अगर व्यक्त कर रहा हूं तो वो हो जाएगी सांकेतिक भाषा। कोई मुश्किल काम नहीं है, मौखिक मुख के द्वारा है, लिखित लिख कर है, लेकिन सांकेतिक का थोड़ा ध्यान रखना, ये संकेत द्वारा व्यक्त होती है। संकेत का मतलब ये नहीं होता कि सड़क पर जो इस प्रकार के निशान दिए गए हैं, चौराहे पे, सड़क पे कुछ इस प्रकार के निशान दिए होते हैं, बोर्ड लगा होता है, और बोर्ड लगा होता है तो वो यूं इस प्रकार का टर्न का निशान है, और टर्न का निशान का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मुड़ना है। ये निशान दिया गया है। ये कौन सी भाषा है? सड़क पर लगे चिन्ह, संकेत चिन्ह कौन सी भाषा है? अब ये संकेत है तो ये सांकेतिक नहीं होगा, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। ये संकेत है तो ये सांकेतिक भाषा का रूप नहीं है, सांकेतिक भाषा का रूप नहीं है। संकेत नहीं है तो सांकेतिक भाषा का रूप नहीं है। ये कौन सी भाषा का रूप है? ये लिख दिया गया, जब जब लिख दिया जाता है तो लिखित भाषा हो जाती है, लिख दिया जाता है तो लिखित भाषा होती है। तो फिर संकेत कौन सी होती है सर? संकेत का मतलब होता है कोई व्यक्ति इशारों द्वारा किसी चीज को बता रहा है। इस संकेत, सांकेतिक भाषा का अर्थ निश्चित नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ कि सांकेतिक भाषा का अर्थ जो है वो अर्थ निश्चित नहीं होता है, अर्थ जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी हमने को पता नहीं लगेगा कि इशारा किस चीज का है, इशारा किस चीज का है। सांकेतिक भाषा को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इन दोनों से मुश्किल है सांकेतिक भाषा, जो संकेत या इशारों द्वारा समझाई जाती है। कोई गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाता है, वो इशारों से कोई बात समझा रहा है आपको, आप समझने में बड़ी ही कठिनाई महसूस करोगे कि क्या कहना चाह रहा है वो।
इसका मतलब जो संकेत दे रहा है वो संकेत जो है वो सांकेतिक भाषा के ही हैं। और सांकेतिक भाषा क्या है? मुश्किल है, कठिन है इसको समझना। तो अर्थ जो है इसका अनिश्चित होता है, आप किसी भी, और इसका अर्थ जो रहता है वो समय समय पे बदलता रहता है। किसी भी संकेत का अर्थ किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो संकेत जो है, जैसे आज मैंने ऐसे संकेत दिया है, इस संकेत का अर्थ क्या होता है? आज से कुछ समय पहले तो इस संकेत का अर्थ होता है ठेंगा दिखाना किसी को। ये जो मैंने संकेत किया है इसका मतलब ठेंगा दिखाना था। लेकिन आज इसका अर्थ बदल चुका है, इसका मतलब क्या है? थम्स अप करना, किसी को लाइक करना या किसी को थम्स अप देना। ठीक है, तो ये क्या है कि अनिश्चित होता है इसका अर्थ, कभी भी बदल सकता है। आपने देखा ऐसे इशारे जो हैं ये बदलते रहते हैं, इनका अर्थ क्या है? निश्चित नहीं रहता। तो साफ स्पष्ट बात यह है कि सांकेतिक भाषा कठिन होती है और इसका अर्थ क्या है? अनिश्चित रहता है। तो यहाँ पे कठिन भी लिख सकता हूँ, ये कठिन भाषा है थोड़ी सी। भाषा का रूप कठिन कौन सा है? सांकेतिक भाषा का कठिन रूप है, कठिन है। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा जो होती है वो संकेत या इशारों वाली होती है और अर्थ अनिश्चित रहता है, थोड़ी सी कठिन होती है इन दोनों की बजाय। तो ये हमारे भाषा के रूप थे, मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या भाषा जो है इसका संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है? संवैधानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? संवैधानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? वो संवैधानिक दृष्टिकोण ये है कि सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं चर्चा तो बाद में करूंगा, लेकिन आपको सिंपल से इतनी बात बता दूं क्या, कि हमारी जो भाषा है हिंदी, हिंदी भाषा जो है ये हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा। और इसको राजभाषा का जो दर्जा मिला है, बाकी चर्चा बाद में करूंगा। 343 संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में क्या लिखा है कि जो संघ की भाषा होगी, संघ की भाषा क्या होगी? संघ की भाषा हिंदी, संघ की भाषा हिंदी, संघ की भाषा हिंदी और लिपि, और लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये पहली पहली बात अपने को ध्यान में रखनी है। जो संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 343 के पहले भाग में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की चर्चा की गई है। अब सबसे पहले हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, तो दर्जा कब मिलता है उसकी चर्चा करते हैं। राजभाषा का ही क्यों मिला? राष्ट्रभाषा कौन सी है फिर अपनी? लिपि क्या होती है? बोली क्या होती है? उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो मैंने पहले से यहाँ पे अंकित कर दी है कि जो अपनी संविधान को, अपने संविधान में, वैसे तो अगर बात करें तो संविधान में जो भाषा का उल्लेख है वो होता है 343 से लेके, भाषा संबंधी उल्लेख 343 से लेके 351 तक है। ये अनुच्छेद है भाषाई संबंधी अनुच्छेद, भाषाई संबंधी अनुच्छेद हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषाई संबंधी अनुच्छेद क्या है। लेकिन क्वेश्चन हमारे ये आ जाता है कि संघ की भाषा हिंदी होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? 343(1) में लिखा हुआ है, 343(2) में लिखा हुआ है, इस प्रकार का प्रश्न पड़ जाता है। तो अपने को सिंपल ये ध्यान रखना है कि 343(1) में ही लिखा गया है कि संघ की भाषा। कोई भी अनुच्छेद होता है तो उसमें पहली बात ये लिखी होती है कि उस अनुच्छेद किस बारे में है। तो ये भाषा के बारे में अनुच्छेद है तो पहला इसी में लिखना चाहिए था क्या? 343 के में संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी, और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। तो चलिए भाषा की बात हो गई है। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट बात ये की कि कहाँ उल्लेख है इसका। तो मैं यहाँ पे अब बात करता हूँ लिपि की, कि लिपि क्या होती है। तो सबसे पहले लिपि के बारे में चर्चा कर लें कि लिपि क्या है। तो लिपि क्या होती है किसी भी भाषा की, और हमारी हिंदी की लिपि क्या रहती है? देवनागरी है, सभी को पता है। देवनागरी हिंदी के अलावा और किस भाषा की लिपि है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो लिखें लिपि क्या होती है। लिपि, जैसे मैंने हिंदी में कै लिखना है तो ऐसे लिखना है, ये किसने कहा था? क्या कोई और चिन्ह है मेरे पास कै को दर्शाने के लिए? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास देवनागरी लिपि में यही लिखा गया कि कै का चिन्ह ये होता है, कै लिखना है तो उसका चिन्ह ये होता है। इस प्रकार से चिन्ह को फिक्स किया गया, निश्चित किया गया।
और जो चिन्ह होते हैं किसी भी भाषा के, वही उस भाषा की लिपि होती है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए, अंकित करने के लिए, कॉपी पर अंकित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वही हमारी क्या होती है, लिपि होती है, वही उस भाषा की लिपि होती है। चलिए मैं लिपि के बारे में लिख देता हूँ, परिभाषा क्या है लिपि की। लिपि, लिपि की परिभाषा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह उस भाषा वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। तो लिपि के बारे में क्या हुआ, लिपि के बारे में मैंने ये लिखा कि भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। वह उस भाषा की उस भाषा की लिपि कहलाती है। चलिए, कितनी लिपियों के बारे में आप पहले से जानते हैं। तो सबसे पहली जो लिपि लिख रहा हूँ वो ये है, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि देवनागरी लिपि। ये लिपि बताइए किस किस की है ये लिपि। उसके बाद में गुरमुखी लिपि, ये किसकी है। उसके बाद में रोमन किसकी है। उसके बाद में फारसी। चलिए, तो चर्चा कर लेता हूँ क्या, कि देवनागरी जो लिपि है ये हिंदी की लिपि है। हिंदी की लिपि है। हिंदी के बाद ये संस्कृत की भी लिपि है। आपने देखा होगा हिंदी में जिस प्रकार कै लिखते हैं, संस्कृत में वही चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में भी कै को ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है। तो संकेत जिन जिन के सेम है, वही उसका मतलब लिपि भी उनकी बराबरी है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी। तो नेपाली, मराठी, संस्कृत, हिंदी, इनकी लिपियां क्या हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ये देवनागरी लिपि का प्रयोग इन भाषाओं को लिखने में हुआ है। गुरमुखी, गुरमुखी पंजाबी जो भाषा है, ये गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी लिपि। रोमन, ये देखा होगा आपने, इंग्लिश भाषा जो है वो रोमन में लिखी जाती है। इंग्लिश में अंक लिखना हो वो रोमन अंक होते हैं। इंग्लिश के जो एबीसीडी है ये रोमन है। रोमन का मतलब लिपि है इसकी रोमन। इंग्लिश लिखने के बाद फ्रेंच भी जो लिखी जाती है वो भी इंग्लिश की तरह ही लिखी जाती है, इसका मतलब ये रोमन है। फारसी, इसमें उर्दू लिखी जाती है। उर्दू, फारसी लिपि उर्दू की एक लिपि है। फारसी लिपि उर्दू की एक लिपि है। चलिए, अब अपने देखते हैं आगे। हमने भाषा की लिपियों की चर्चा कर ली है, देवनागरी है, गुरमुखी है, इस प्रकार से। अब हम देख लें कि फारसी लिपि के बारे में एक बात बताऊं आपको, तो ये लिख सकता हूं कि जितनी भी जो लिपियां हैं ना, हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली है, मराठी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, फ्रेंच। अगर मैं हिंदी लिख रहा हूँ तो ध्यान दीजिए, हिंदी लिखने का तरीका मेरा ये रहता है, इधर से स्टार्ट करूँगा, देखना बाएं से दाएं की तरफ चलता हूँ। बाएं से दाएं की तरफ चलूंगा हिंदी लिखने के लिए। तो इस भाषा को अगर लिखना है तो यूं लिखता हूँ कि कै, है, कै, इस प्रकार से इस भाषा को लिखा जाता है। पंजाबी लिखूंगा तो इस प्रकार से लिखूंगा, इस प्रकार से। ये पंजाबी लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से रहता है, यानी ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इंग्लिश जो लिखूंगा वो भी इसी प्रकार से लिखूंगा, यानी इंग्लिश जो लिखने का तरीका है वो भी हमारा क्या रहता है, बाएं से दाएं रहता है।
उसके बाद उर्दू जो लिखने का तरीका है, वो एक विशेष बात यहाँ लिखनी पड़ेगी कि उर्दू एक ऐसी, सॉरी, फारसी एक ऐसी लिपि है, फारसी एक ऐसी लिपि है जो कहाँ से कहाँ लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। फारसी लिखने का जो तरीका है हमारा, वो दाएं से बाएं, एक ऐसी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यानी किसी भी नाम को लिखना हो तो इधर से स्टार्ट करना ही, ऐसे ऐसे मेरे को लिखनी नहीं आती है, ऐसे लिखते हैं। तो ये इधर से स्टार्ट की जाती है, इधर की तरफ चलते हैं, यानी कॉपी के इधर से इधर की तरफ कौन सी लिपि लिखी जाती है, फारसी। या उर्दू भाषा को अगर लिखित रूप देना हो तो यहाँ से इधर लिखना है, फिर इधर से स्टार्ट करना है, इधर लिखना है। बाकी सभी लिपियाँ इधर से इधर लिखी जाती हैं, यानी बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये सभी की सभी लिपियाँ हैं, ये लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं लिखी जाती है। जबकि फारसी जो है वो बाएं, सॉरी, दाएं से बाएं लिखी, और बाकी जो है वो बाएं से दाएं लिखना है। तो इस बात को समझे, अपने लिपि के बारे में चर्चा कर ली है। चलिए अब देखते हैं बोली के बारे में, क्या खास बात है बोली। बोली क्या है? बोली छोटा रूप होता है किसी भी भाषा का, जो एक स्थान विशेष में बोला जाता है। तो किसी स्थान विशेष, परिभाषा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्या कि किसी स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष पर, यानी बहुत ही छोटे स्थान, छोटे की बात कर रहा हूँ, किसी स्थान विशेष पर भाषा का रूप, भाषा का रूप बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। किसी स्थान विशेष पर भाषा का रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। यानी छोटे से स्थान में कोई अगर भाषा बोली जा रही है, वो वहाँ की बोली होती है। जैसे बघेली है, बुंदेली है, अवधी है, अवधी, अवधी है, बुंदेली है। ठीक है, इस प्रकार की जो विचारों को प्रकट करने के लिए ये जो साधन है, जो किसी स्थान विशेष पर है, छोटे से स्थान विशेष पर है, वो सब क्या है? बोलियां हैं। चलिए उसके बाद हमने बात करें कि राजभाषा क्या है। तो राजभाषा हमारी हिंदी है। ये राजभाषा का मतलब क्या है? राजभाषा का मतलब इतना सा है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लिख रहा हूँ लास्ट में। राजभाषा का मतलब ये होता है कि किसी भी भाषा का प्रयोग प्रशासनिक मामलों में, या प्रयोग प्रशासनिक मामलों में, या फिर राजकीय कामकाज, राजकीय कामकाज में हो, राजकीय कामकाज में हो, वह कौन सी भाषा होती है? राजभाषा कहलाती है। राजभाषा कहलाती है। तात्पर्य ये है कि किसी भी भाषा का प्रयोग प्रशासनिक मामलों में, यानी उस राज्य के कामकाज, जितने भी राजकीय कामकाज हो रहे हैं, वो सारे राजकीय कामकाज जिस भाषा में हो रहे हैं वह उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, राज्य की राजभाषा ये है कि जैसे पंजाब में पंजाबी है, पंजाब के जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सारे पंजाबी में हो रहे हैं, राजकीय कामकाज सब पंजाबी में हो रहे हैं। इसका मतलब पंजाब की जो राजभाषा वो पंजाबी है। गुजरात की गुजराती है, गुजराती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो कामकाज में, राजकीय कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है वो सारी की सारी क्या है? उस वहाँ की राजभाषाएं हैं। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा ही मिला है। हिंदी को राजभाषा की, ये हमारे राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है, राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि राजभाषा है। ये राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रभाषा का मतलब होता है पूरा देश सार्वजनिक रूप से उस भाषा का प्रयोग करता हो, यानी लगभग अधिकांश जनता उस भाषा का प्रयोग करती हो, वही हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी। तो हिंदी राजभाषा है केवल, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, राजभाषा का दर्जा मिला है। और राजभाषा का दर्जा कौन से अनुच्छेद में? अपने को थोड़ी सी बात संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर लें तो पहली लाइन में ये लिखूंगा कि इसको राजभाषा का दर्जा जो मिला है, राजभाषा का
दर्जा जो मिला है वो कौन से अनुच्छेद में मिला है, राजभाषा का दर्जा कब मिलता है। तो ध्यान दीजिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा, मैं कुछ बातें यहाँ पे लिख दूँ पहले से कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा हमें 14 सितंबर 1949 को, संविधान में उल्लेख 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए 14 सितंबर को ही मनाते हैं हिंदी दिवस, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन संविधान में राजभाषा का दर्जा इसे मिला। पहली बात हमारी होगी। दूसरी बात ये लिख रहा हूँ, अनुच्छेद कोई पूछे कि कौन से अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन है या भाषाओं संबंधी उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो ध्यान दें इस बात का। 343 से लेके, ये क्वेश्चन पूछा गया काफी बार, 351 तक, 343 से लेके 351 तक अनुच्छेद जो है इसमें राजभाषा संबंधी उल्लेख है, भाषा संबंधी उल्लेख है। 3 नंबर बात जो है, कौन सी अनुसूची ऐसी है, कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें राजभाषा संबंधी उल्लेख है। कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषा संबंधी उल्लेख है, तो ध्यान दें 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची है संविधान में जिसमें भाषाई संबंधी उल्लेख है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद पूछे तो 343 से लेकर 351 तक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 12वीं है। और संविधान का भाग पूछ लिया जाए कि, अब सुनो, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया मैंने, टोटल जो अनुसूची है ना वो तो 12 है, सॉरी, ये है 343 से लेके 351। हमारे अनुच्छेद में जैसे 395 अनुच्छेद है तो उसमें 343 से लेकर 351 तक उल्लेख किया गया है। अनुसूची कोई पूछे कि भाषा संबंधी उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो भाषा संबंधी उल्लेख जो बताना है वो बताना है 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची बतानी है। सॉरी, पहले गलती ये हुई थी कि टोटल अनुसूचियां लिख दी थी मैंने, 12 अनुसूचियां हैं टोटल, और 12 अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची में ये बात दर्ज की गई कि भाषा संबंधी उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। चलिए, भाग कौन सा बताना है, आपको पता है संविधान के 22 भाग हैं, तो 22 भाग में 17वें भाग में, 17वें भाग में भाषा संबंधी उल्लेख किया गया है। तो ये संवैधानिक दृष्टिकोण से मैंने शॉर्ट में बताया ये बात। संवैधानिक दृष्टिकोण से अपने को ये देखना है कि राजभाषा का जो दर्जा है वो हिंदी को मिला है। 14 सितंबर 1949 को इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि अनुच्छेद कोई पूछे आपसे तो 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद जो है वो भाषा संबंधी उल्लेख है। उसमें अनुसूची कौन सी बतानी है, 8वीं अनुसूची है, टोटल अनुसूचियां 12 हैं, उनमें से 8वीं अनुसूची में ये बात लिखी हुई है। भाग कौन सा है, 17वां भाग है, टोटल 22 भाग में 17वां जो भाग है वो भाषा संबंधी भाग है। 22 भाग में से 17वां जो भाग है वो भाषा संबंधी उल्लेख किया गया इसमें। ठीक है, तो अपने मेन बातें इतनी सी ध्यान रखिए। संवैधानिक दृष्टिकोण था, हिंदी का इतिहास हमने देख लिया, उद्भव कहाँ से हुआ, हिंदी शब्द कहाँ से मिला, भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है, सभी के बारे में अपने चर्चा कर ली है। तो कल अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मूलतः टॉपिक पहला जो रहता है वर्ण विचार वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।